दोस्तों वेलकम टू माय विजन क्लासेस। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि हम एमपी की सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जिसका आज 11th पार्ट है। आप सभी आई होप इस वीडियो को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। ये वीडियो डेली 8 बजे सुबह डाल दी जाती है, अपलोड कर दी जाती है। तो आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को देखिए, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप MPPSC दें, चाहे MPSI दें, चाहे MP कांस्टेबल दें, पटवारी दें, सभी एग्जामों में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन MP के हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में लिए गए हैं। और स्पेशली ये जो वीडियो बनाई जा रही है वो टोटल MP पुलिस वालों के लिए खासकर उन्हें टारगेट लेकर बनाई जा रही है। MP पुलिस में टोटल 57 सेट्स आए थे, जिसमें से आज जो है 17वें और 18वें सेट के पूरे एनालाइज के साथ विद एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के साथ ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जिससे आपको आगामी एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ देखिए 1977 और 78 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के सदस्य थे। तो ये उतना खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है। हालांकि आपको ये CM की पूरी लिस्ट हम आपको बताते भी जा रहे हैं। हालांकि अगर समय मिलेगा तो हम आपको प्रोवाइड भी कराएंगे, लेकिन हम आपको बताते जा रहे हैं कि क्या पढ़ लीजिए। CM की पूरी लिस्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। याद रखिए पूरे CM की लिस्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि CM की लिस्ट बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में यूज़फुल होने वाली है कि CM पहले कौन थे, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, निम्नलिखित में से कौन से CM कभी नहीं रहे, निम्नलिखित में से कौन CM रहा। इस तरह की बहुत सारी बातें आपसे पूछेगी, तो CM की लिस्ट पूरी याद कर लीजिएगा। चलिए तो अभी पढ़ लेते हैं कि 1977 और 78 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के सदस्य कौन थे? कैलाश चंद्र जोशी, ठीक है। कैलाश चंद्र जोशी ये BJP थे MP के CM 77 और 8 तक, ठीक है। तो बस इतना ही ना, फिर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये याद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट से बताते हैं कि इस क्वेश्चन से और क्या एक्स्ट्रा फैक्ट पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगर कल को ये पूछता है कि देश में टोटल कितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तो याद रखिए कि देश में टोटल कितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तो 41, ठीक है। देश में टोटल 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जिनमें से 6 फैक्ट्रीज MP में हैं, जिनमें से 6 फैक्ट्रीज MP में हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि देश में कितनी फैक्ट्री है, 41 फैक्ट्री है, जिसमें से MP में 6 फैक्ट्रीज हैं। हम तो MP को टारगेट लेकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बताते जा रहे हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्रीज हैं वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में टोटल 10 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। याद रखिएगा कि देश में टोटल 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, जिसमें से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 10 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं। MP में 6 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। सर MP में 6 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो आप? तो हम आपको बता दें कि MP में जो 6 फैक्ट्रीज है, इसको हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि एक फैक्ट्री तो कटनी में है, ठीक है, एक फैक्ट्री इटारसी में है, एक फैक्ट्री कटनी में है, ठीक है। एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी। अब बाकी जो बची वो सब की सब जबलपुर में। तो कितनी बची सर जबलपुर में? जबलपुर में 4 फैक्ट्रीज बची। हमने बता दिया देश में 41, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र 10 है, MP में 6 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जिनमें से एक है इटारसी में, एक है कटनी में, और बाकी सब आ गई जबलपुर में। जबलपुर में कितनी बचेगी? 4। तो जबलपुर में 4 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। सर उस चारों के नाम बता दीजिए। तो चलिए हम ही आपको बता देते हैं उन चारों के नाम। यहाँ पर इसे रफ करते हैं और आपको उन चारों के नाम बता देते हैं, ठीक है। अब उन चारों के नाम सर क्या होंगे वो बता दीजिए। तो देखिए, जबलपुर में 4 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में से आप तो जानते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, जिसको हम OFK के नाम से जनरली जानते हैं। फिर दूसरी जो फैक्ट्रीज होगी GCF गन कैरेज फैक्ट्री, ठीक है। और इसी का क्वेश्चन पूछा था GCF। फिर उसके बाद है GIF, ठीक है। ये GIF जो है ये जनरली बहुत कम बच्चे जानते हैं। जबलपुर के भी जो रहते हैं ना लोग, वो भी जनरली सुने तो रहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि दोनों फैक्ट्री एक है, क्योंकि VFJ से ही लगी हुई ये GIF फैक्ट्री। तो उनको ऐसा लगता है कि दोनों सेम है, बट अलग अलग है ना। GIF फैक्ट्री यहाँ पर अलग है और VFJ अलग है, और OFK एक अलग है और GCF अलग है। तो चारों फैक्ट्रीज, 4 फैक्ट्री अपने जबलपुर में है, और एक फैक्ट्री कटनी, एक फैक्ट्री इटारसी, टोटल 6 फैक्ट्रीज हैं अपने MP में। तो इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनते हैं जो आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। हाँ, और क्या याद रख लीजिएगा कि जो धनुष है ना, धनुष जो है, धनुष वो कहाँ पर बनता है? GCF फैक्ट्री में धनुष बनता है, ठीक है। धनुष जो है वो कहाँ बनता है? GCF फैक्ट्री में बनता है। तो इस तरह की चीज़ें जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो याद रखिए, पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके इस क्वेश्चन से इतने ही क्वेश्चन बनते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विंध्याचल और सतपुड़ा। देखिए, हमने आपको एक बार MP का मैप बनाया था, मतलब इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें बताई थी, ऐसे ऐसे करके पूरा MP अपना बना दिए थे। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आता है मध्य भारत का पठार, फिर बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड, फिर बुंदेलखंड, फिर यहाँ आता है क्या? सतपुड़ा। फिर यहाँ पर आती है नर्मदा घाटी। ये वाली जो एरिया है ये नर्मदा घाटी, ये पूरा एरिया नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी और माँ से मालवा क्षेत्र, ठीक है। बाबा रे बाबा सनम, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है। फिर ठीक है, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? यहाँ पर सतपुड़ा, और फिर यहाँ नर्मदा घाटी, और फिर मालवा का पठार। तो ये जो नर्मदा घाटी इस
क्षेत्र में आती है। नर्मदा घाटी जिससे वो हम राइट करें पूरे इस क्षेत्र में आती है नर्मदा घाटी। और ये नर्मदा घाटी कहाँ पड़ती है, तो आपको याद रखना है कि विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में पड़ती है नर्मदा, ठीक है। तो जो नर्मदा का उद्गम है ना, जनरली तो वो आपको पढ़ना है कि जो नर्मदा नदी का उद्गम है वो किस पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच होता है। तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पड़ता है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक के अनूपपुर, है ना, अनूपपुर जिले से अमरकंटक में, अमरकंटक के अनूपपुर जिले में। ये याद रखिएगा नर्मदा नदी के बारे में। और सर नर्मदा नदी के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बता दीजिए। ये तो हो गया अमरकंटक अनूपपुर से उद्गम स्थल। इसके बारे में और एक्स्ट्रा फैक्ट आप क्या बताना चाहते हैं वो बता दीजिए। एक तो हमने बता दिया अमरकंटक अनूपपुर से उद्गम है, विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीचों बीच है। हाँ, इसकी मध्य प्रदेश में लेंथ लिख लीजिए कि इसकी मध्य प्रदेश में लेंथ है 10777। और टोटल लेंथ अगर आपसे पूछ ले कि बताइए इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो 13-12, ठीक है। हमने आपको पहले भी बताया है और फिर से बता रहे हैं। आप 1 बाय 1 अगर सीरीज को देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है। अगर मध्य प्रदेश में लेंथ पूछेगा कि एमपी में इसकी कितनी लेंथ है, तो 1077 1077, ठीक है। और टोटल पूछेगा तो 13-12, टोटल है 13-12 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर में ही रहेगा, आप खुद भी जानते हैं, फिर भी बता दें किलोमीटर, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिए। सर बढ़ क्यों गई लेंथ, क्योंकि ये गुजरात से होते हुए जब जाती है ना तो इसकी और लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। हाँ, अब कई बार ये पूछता है कि नर्मदा नदी कहाँ जाकर मिलती है, तो नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी। अगर खंबात की खाड़ी ऑप्शन में है तो पहले इसको प्रेफर करना। और चूंकि खंबात की खाड़ी किसके अंतर्गत आता है, खंबात की खाड़ी आता है अरब सागर में। खंबात की जो खाड़ी है वो आता है अरब सागर में। तो अगर खंबात की खाड़ी ऑप्शन में नहीं है तब आपको क्या करना है, क्लिक अरब सागर। लेकिन अगर खंबात की खाड़ी है तो इसको भी पहले क्लिक करना, क्योंकि नर्मदा घाटी जो है खंबात की खाड़ी जो त्रिकोण आकार का है उस पर जाकर गिरती है, और वो भी किस में आता है, अरब सागर में आता है। तो अरब सागर बाद में, पहला फर्स्ट आपका आंसर देना खंबात खाड़ी। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको अरब सागर क्लिक करना है। दोनों ऑप्शन में है तो पहले खंबात की खाड़ी पर ज़्यादा प्रेफर करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए और क्या एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं वो भी हम आपको बता दें। इसके देखिए, खंबात की खाड़ी किसके अंतर्गत आती है, अरब सागर में आती है। अगर आप इस तरह से अपना भारत बनाएंगे, इस तरह से अपना भारत बनाएंगे, ऐसे पूरा इस तरह से, ऐसे पूरा ऐसे करके पूरा भारत बनाएंगे, तो यहाँ पर जो एरिया रहेगा, ये तो बंगाल है ना, यहाँ पर बंगाल आएगा। तो यहाँ बंगाल है तो यहाँ पर बंगाल है तो यहाँ पर क्या कौन सा सागर आ जाएगा भाई, यहाँ पर क्या है, पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर जो सागर आएगा वो कौन सा सागर है, या यहाँ पर जो खाड़ी आएगी वो आएगी बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर पश्चिम बंगाल है तो यहाँ पर खाड़ी का नाम भी क्या रहेगा, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर होगा अरब सागर। बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो भाई बंगाल है तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर यहाँ आएगा। अरब सागर में ही पड़ेगा क्या आपका, खंबात की खाड़ी। तो पूछा जाता है कि खंबात की खाड़ी में जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपको बता दें कि खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी जाके नदियाँ मिलती है। तो उसकी हम आपको ट्रिक बता दें कि खंबात की खाड़ी के लिए कौन कौन सी नदियाँ आपको मिलेगी। तो देखिए, खंबात की खाड़ी के लिए कौन कौन सी नदियों की ट्रिक होगी वो देखिए, समानता। क्या याद रखिए, खंबात की खाड़ियों के लिए जो ट्रिक है वो क्या याद रखिए, समानता। समानता है इसकी ट्रिक। सा का मतलब साबरमती नदी, सा का मतलब साबरमती नदी खंबात की खाड़ी पर जाकर गिरती है। माँ का मतलब माही नदी खंबात की खाड़ी पर जाकर मिलती है। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी पर जाकर मिलती है। ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी पर जाकर मिलती है। आपको और क्या एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है वो बता दीजिए। ये सारी चीज़ें तो हमने बता दी। अब एक याद रखिएगा कि ये जो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है, ठीक है, एकमात्र ऐसी नदियां हैं, ठीक, नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नदियां एकमात्र ऐसी नदियां हैं, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, दोनों का याद रखिएगा कि नर्मदा और ताप्ती एकमात्र ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली तो और भी हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली ये ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं फिर भी डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली, ठीक है, जनरली पश्चिम की ओर बहने वाली बाकी सब नदियाँ क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है, जो डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती, आपको ये याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती हैं वो कौन सी होगी, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं लेकिन डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती। अच्छी तरह से याद रखिएगा कि ये डेल्टा नहीं बनाती। अब सर ये वाला क्वेश्चन बताइए, बचपन बचाओ आंदोलन किसके संस्थापक है। तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है, कैलाश सत्यार्थी। अब कैलाश सत्यार्थी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बता दें। देखिए, जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, अब ये क्या रहेगा, ये जुड़े थे बचपन बचाओ आंदोलन से। ये बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत इन्होंने कब किए थे, 1980 में, ठीक है। आखिर ये बचपन बनाओ के अंदर करते क्या थे सर, तो बचपन बचाओ के अंतर्गत जो बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पाते थे, जिनसे बाल श्रम करवाया जाता था, और भी बहुत सारे कारणों से उनका बचपन मतलब कि नहीं होता कि बचपन उनका मर जाता है कई लोगों
कई लोगों का बचपन पूरा संघर्ष में बीत जाता है। कई लोग बचपन में बहुत पढ़ना चाहते हैं, खेलना कूदना चाहते हैं, लेकिन कुछ आर्थिक परिस्थिति के कारण, कुछ मजबूरियों के कारण, बाल श्रम के कारण बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ होती हैं जिनके कारण उनको अपना बचपन खोना पड़ता है और शायद काम धाम और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें लगना पड़ता है। शिक्षा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो उनको नहीं मिल पाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो उन सभी चीज़ों के लिए कैलाश सत्यार्थी जी ने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, जिसमें मेनली जो था बाल श्रमिकों को पढ़ाई के लिए उन्होंने काम करवाया था। तो याद रखना है सर 1980 में चालू हुआ था। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस याद रखिएगा बचपन बचाओ आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे, कैलाश सत्यार्थी। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये याद रखिए कि इन्हें शांति का नोबेल मिला था। कब मिला था? 2014 में। 2014 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। हालांकि इनके साथ साथ 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार इंडिया से अपने कौन थे? इंडिया से अपने कैलाश सत्यार्थी थे और पाकिस्तान से मलाला यूसुफजई, ठीक है। मलाला यूसुफजई, ये मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से इनको मिला था शांति के लिए, ठीक है। ये पाकिस्तान में भी लोगों को बढ़ावा दे रहे थे पढ़ाई के लिए कि पढ़ाई वढ़ाई करे सारी चीज़ें ना। तो कैलाश सत्यार्थी को इंडिया से मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार, मलाला को पाकिस्तान में मिला था, उन्होंने भी इसी तरह के किया था, ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार उनको भी मिला था। तो दोनों को याद रखिएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला 2014 में, ठीक है, एक साथ मिला था। अब हाँ, कैलाश सत्यार्थी, चूंकि अभी तो हम एमपी पढ़ा रहे तो एमपी के बारे में बताएं। कैलाश सत्यार्थी ये हमारे विदिशा के हैं, ये हमारे विदिशा के हैं। तो ये याद रखिए कि 2014 में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। और किससे जुड़े हैं? बचपन बचाओ से जुड़े हैं, विदिशा के हैं। फिर इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर? यहाँ पर देखिए मेधा पाटकर का नाम है, और मेधा पाटकर बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ होगी क्योंकि इन्होंने नर्मदा बचाओ, मतलब मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली नर्मदा, तो इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से पूछा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी हुई? तो मेधा पाटकर। तो याद रखिएगा अच्छी तरह से नाम कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर जुड़ी हुई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, उत्तरी विंध्य में बसा पवित्र शहर कौन सा है? तो यहाँ पर उज्जैन दे रहा है। उत्तरी विंध्य तो यहाँ यूपी साइड चला जाता है, मतलब यूपी और सतना के बॉर्डर पे। चलिए ये गलत दे रहा भाई, यहाँ पर जो आंसर इसमें पीडीएफ में हमने क्रिएट किए ये शायद गलत ही होगा, ठीक है। आपकी बुक में जिससे पीडीएफ बनाई जाती है वो ना गलत हो गई यहाँ पे, ठीक है। उज्जैन नहीं, चित्रकूट है। उज्जैन नहीं है भाई, चित्रकूट है इसका राइट आंसर। कि विंध्य और उत्तरी विंध्य में बसा पवित्र शहर कौन सा है? चित्रकूट है। चित्रकूट कहाँ पड़ता है? सतना के प्लेस पर पड़ता है, ठीक है। सतना से लगा हुआ प्लेस है चित्रकूट। तो आपको याद रखना है कि उत्तरी विंध्य में बसा पवित्र शहर चित्रकूट है। अगर आप इसकी पीडीएफ डेली डाउनलोड करते हो, पीडीएफ से पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इस एरर को अच्छे से कर लीजिएगा, मतलब सुधार लीजिएगा। उत्तरी विंध्य में बसा पवित्र शहर कौन सा है? चित्रकूट है, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखिएगा। और फैक्ट बता देते हैं चित्रकूट के बारे में। अगर पूछा जाएगा ये तो हो गया उत्तरी विंध्याचल में कौन सा है, तो चित्रकूट बसा हुआ, ये याद रखिएगा। ये कहाँ पर है? सतना से लगा हुआ है। किस नदी के किनारे है सर? ये इंपॉर्टेंट है, मंदाकिनी, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखिएगा कि जो चित्रकूट है वो किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी नदी के किनारे है। 2009 में एमपी ने पवित्र नगरी घोषित की थी। जो चित्रकूट है, चित्रकूट को इसको क्या किया था? 2009 में एमपी ने, ठीक है, क्योंकि एमपी ने किया ना, एमपी में पवित्र नगरी घोषित किया था, ठीक है। एमपी में इसको क्या कर दिया था? पवित्र नगरी 2009 में घोषित किया था। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर वो बता दीजिए। राम भगवान, सीता मैया, राम, ठीक है, राम लक्ष्मण और सीता, राम लक्ष्मण सीता, ठीक है। राम लक्ष्मण और सीता जी ने को कितने वर्ष का वनवास मिला था? 14 वर्ष का वनवास मिला था। इस 14 वर्ष के वनवास में से इन्होंने 11 वर्ष यहीं बिताए हैं। कहा जाता है कि 14 वर्ष के वनवास में से 11 वर्ष राम लक्ष्मण सीता मैया जी ने चित्रकूट में ही बिताए हैं। अच्छी तरह से याद रखिएगा। ओमकारेश्वर मंदिर नदी किस तट पर स्थित है? तो आपको पता है ओमकारेश्वर क्या है? अपने एमपी में तो टोटल भारत देश में कितने ज्योतिर्लिंग है? तो आपको पता है सर टोटल भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एमपी में 2 ज्योतिर्लिंग है। उनमें से ही एक कौन सा रहेगा? ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ठीक है। ओमकारेश्वर मंदिर, जहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी रहेगा, ठीक है। तो ओमकारेश्वर मंदिर, ये ओमकारेश्वर मंदिर कहाँ पर पड़ेगा सर? खंडवा में। ओमकारेश्वर मंदिर कहाँ पड़ेगा? खंडवा में पड़ेगा सर। और किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे। आपको इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर इस क्वेश्चन को पढ़िए। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछता है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत? विश्व विरासत मीन्स यूनेस्को। हमने यूनेस्को के लिए एक अलग से वीडियोस भी बनाई है, और अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि अभी अपडेट आया था एक दिन पहले ही, तो वो भी हमने आपको तुरंत अपडेट किया था, ठीक है। तुरंत अपडेट आपको किया था कि यूनेस्को से रिलेटेड जो भी एमपी का क्वेश्चन रहता है हमने आपको अपडेट कर दिया था। तो अभी रिसेंटली कितने प्लेसेस को यूनेस्को में सम्मिलित किया गया? 2। ये मानकर चलिए 100%, 200%, 1000% इसकी गारंटी की जो 2 प्लेस यूनेस्को में ऐड किए गए हैं पूछे जाएंगे। अब ये नसीब
डिपेंड करता है कि किसके पेपर में पूछे जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली जो 2 प्लेस यूनेस्को में शामिल किए गए हैं एमपी के, वो पूछे जाएंगे। ठीक है, पूरे भारत देश ने 9 नाम छोड़े गए थे, हमने बता दिया, वो आपको वीडियो में बताया। ठीक है, अभी पढ़ो कि विश्व विरासत स्थल पर कौन सा नेशनल पार्क, कोई भी नेशनल पार्क, एमपी का कोई भी नेशनल पार्क विश्व विरासत यूनेस्को में नहीं शामिल था। अभी रिसेंटली हुआ है सतपुड़ा नेशनल पार्क, रिसेंटली सतपुड़ा नेशनल पार्क जो कि होशंगाबाद में है, उसे शामिल किया गया है। रिसेंटली जबलपुर का भेड़ा घाट, ठीक है, जबलपुर का भेड़ा घाट लमेटा घाट को भी शामिल किया गया। ठीक है, भेड़ा घाट लमेटा घाट को भी, जब पहले सतपुड़ा का नेशनल पार्क अभी शामिल किया गया, जबलपुर का भेड़ा घाट अभी शामिल किया गया, रिसेंटली एक दिन पहले। ठीक है, तो अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब इसके बाद हम क्या बता दें, चूंकि अभी तक एमपी के कितने कितने प्लेस हो गए थे सर, हमने बताए थे 86, 89, 3। क्या बताएं, 86, 89, 3। ठीक है, 86, 89, 3। ठीक है, 1986, 1989 और 2003। 86 में हुआ था खजुराहो हुआ था। ठीक है, 89 में क्या हुआ था हमने फिर बताया, फिर रिपीट कर दीजिए, सांची का स्तूप हुआ था सर। और 3 में क्या हुआ था सर, भीमबेटका की गुफाएं। 3 में क्या हुआ था सर, भीमबेटका की गुफाएं। अच्छी तरह से याद रखिए, खजुराहो का मंदिर, सांची स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं। 86, 89, 3। उसके बाद क्या बताए थे, उसके बाद हमने बताया था कि ग्वालियर की नगरी, मतलब उसके बाद ओरछा नगरी को शामिल किया गया था, ओरछा नगरी को शामिल किया गया है। फिर ग्वालियर नगरी को शामिल किया गया, ग्वालियर नगरी को शामिल किया गया है। उसके बाद क्या, ग्वालियर नगरी, फोर्ट किला, ठीक है, ओरछा का राम मंदिर को शामिल किया गया है। उसके बाद रिसेंटली अभी एक दिन पहले ही जबलपुर का भेड़ा घाट लमेटा घाट को शामिल किया गया है। और किसको शामिल कर लिया गया है, और आपका सतपुड़ा का नेशनल पार्क। ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क जो कि होशंगाबाद में है, उसको शामिल किया गया है। ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क को ही शामिल किया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो यूनेस्को में शामिल किए गए हैं, तो इन सबको अच्छी तरह से याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो मध्य प्रदेश के उस समय राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली थे, लेकिन वर्तमान में आप सभी जानते हैं। अच्छा, वर्तमान के कमेंट आप खुद ही करिएगा। ठीक है, कि कोई पटेल जी हैं, कोई फीमेल है, कौन है, वो आप खुद ही करिएगा। ठीक है, वैसे उनका नाम ए से स्टार्ट होगा और पी से शायद खत्म होगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या कौन है वर्तमान में, और कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मध्य प्रदेश में बैंक नोट मुद्राएं है। तो ये देखिए बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। हमने कहा बैंक मतलब लक्ष्मी, और लक्ष्मी कहाँ होगी, जहाँ पर देव का वास होगा वहाँ होगी लक्ष्मी, तो देवास में होगी लक्ष्मी। तो बैंक प्रिंटिंग प्रेस जो होगा वो कहाँ पर होगा, देवास में होगा। बैंक प्रिंटिंग प्रेस कहाँ होगा, देवास में होगा। अच्छी तरह से याद रखिएगा, बैंक प्रिंटिंग प्रेस नहीं, नोट प्रिंटिंग प्रेस है ना, नोट जो प्रिंटिंग प्रेस होगा या बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर होगा, देवास में होगा। अच्छी तरह से याद रखिए, जहाँ देव का वास। आप सभी को अच्छी तरह से याद है। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन है, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। ये तो 1 लाइन फैक्ट है, आपको याद ही रखना, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं आता, तो ये कौन सा क्षेत्र है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं आता, तो छोटा नागपुर का पठार मध्य प्रदेश के क्षेत्र में नहीं आता। बघेलखंड, मालवा और महाकौशल ये सब हमारे क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, मालवा में उज्जैन साइड, इंदौर साइड थोड़ा सा चला जाएगा, महाकौशल में अपना जबलपुर साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने पेपर में आते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में, ठीक है, के तहत 2015 के उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से देखिए, समझिए बातों को। ठीक है, 2015 में हमने मनरेगा का 10वां अवार्ड जीता था। ठीक है, 10वें नंबर का जो अवार्ड था, 10वें राष्ट्रीय पुरस्कार जो था मनरेगा के, उससे तो मध्य प्रदेश में हमने जीता। ठीक है, मनरेगा के काम में हमने 10वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। कब जीता था, 2015 में जीता था। ठीक है, हालांकि अब मनरेगा, ये तो हो गया 1 लाइन फैक्ट, क्योंकि आप फिर से आ सकते हैं, क्योंकि इसी टाइम का रिलेटेड था, अभी का तो रिसेंटली कुछ बता नहीं रहा है। ठीक है, तो याद रखना है कि नरेगा ये मनरेगा और नरेगा के बारे में बस थोड़ी सी बात बताते हैं, और कुछ नहीं। ये इस जो मनरेगा है ना, मनरेगा कब से चालू हुआ या फिर नरेगा कब से चालू हुआ, इस नरेगा का ही नया नाम कर दिया मनरेगा। इस नरेगा का ही नया नाम रख दिया गया मनरेगा, नाम बस बदला गया और कुछ ज़्यादा नहीं। ठीक है, मनरेगा का जो पहले इसका नाम नरेगा हुआ करता था, अब उसका नाम मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, नरेगा, और उसी का नाम अब क्या कर दिया गया, मनरेगा। तो अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, तो 7 सितंबर, ठीक है, 7 सितंबर, ठीक है, 7 सितंबर 2005 में ये मनरेगा या नरेगा चालू हुआ था। इसका जो नया नाम, पहले तो नरेगा ही चलता था ना, तो नरेगा बोल दो या फिर मनरेगा, जो भी आपको बोलना चाहिए। तो इसकी शुरुआत कब हुई है, 7 सितंबर 2009 में। ठीक है, इसका नाम कब बदला गया, हालांकि नाम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि नाम कब बदला गया, 2009 में। नरेगा का ना से 9 कर दिया गया। ठीक है, नरेगा को बदल दिए है 9 में, नरेगा को बदल दी है 9 में, नरेगा से क्या हो गया, मनरेगा। ठीक है, नरेगा से क्या हो गया, मनरेगा, नरेगा को 9 में बदल दिए, नरेगा को 9 में बदल दिए, न्यू कर दिए, जैसे आपको याद हो जाना कर लीजिए, नरेगा को 9 में बदल दिए। 7 सितंबर 2005 में नरेगा बना था, उसका 2009 में नया नाम कर दिया मनरेगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखिए कि मनरेगा कब से चालू हुआ था। ठीक है, तो 2005 से। ठीक है, योजना जब से चालू हुई थी ना, तो योजना तो 2005 से चालू हुई थी, नाम कब बदला, तो 9 में बदला। ठीक है, और ये वाला पूरा लाइन फैक्ट याद रखिए।
चलिए अब ये लाइन देख लीजिए कैसी क्या चीज़ें हैंगी। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है आपका कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, ओहो यह तो हाइड हो गया, चलो ठीक है, हालांकि हमने पढ़ लिया था क्वेश्चन क्या था। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर, उद्गम नहीं होगा शायद, कहाँ पर जाकर मिलती है, अभी तक तो इससे अलग हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लीजिए। ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है, तो याद रखिए ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी पर जाकर मिलती है। ताप्ती नदी कहाँ पर जाकर मिलती है, खंबात की खाड़ी पर जाकर मिलती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ताप्ती नदी कहाँ पर जाकर मिलती है, खंबात की खाड़ी पर जाकर मिलती है। खंबात की खाड़ी कहाँ पर है, अरब सागर में है। खंबात की खाड़ियों में कौन सी नदियाँ, तो हमने आपको कोडिंग बताई थी, समानता का मतलब साबरमती नदी, फिर माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती एकमात्र ऐसी नदियाँ हैं जो डेल्टा कहाँ बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, जो पश्चिम की ओर बहती है फिर भी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, बाकी सारी नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली डेल्टा बनाती है। अच्छी तरह से याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और भी आया था जो हमने पीडीएफ में नहीं इंक्लूड कर पाया कि उज्जैन में कुंभ लगता है, वो किस नदी के किनारे लगता है, तो वो सब तो आपको याद है, क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ लगता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, और कितने वर्ष के अंतराल पर लगता है, 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए ये पूरा वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई, और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसकी पूरी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद याद रखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों से शेयर करिए। अगर आप लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, जैसा जो भी रहे, और जो भी अगर हम क्वेश्चन पूछे उसको कमेंट दीजिएगा, तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आप पढ़ भी रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, अच्छी तरह से इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए, जय हिंद दोस्तों, सब शेयर जरूर करें। ठीक है, सबके सब शेयर करें भाई, शेयर करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है हमको और बहुत खुशी मिलती है। चलिए ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।